बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग के बैठक व्यवस्था के भाग 2 में देखेंगे कि कैसे हम अगर पंक्तिवार बैठते हैं, वृत्ताकार बैठते हैं या वर्गाकार बैठते हैं तो हमारे क्रम में कैसे परिवर्तन होते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। इससे पहले वाली वीडियो में हम 2 चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं कि पंक्तिवार बैठते हैं तो हमारा क्रम कैसे बदलता है और वृत्ति बैठते हैं तो क्रम हमारा कैसे बदलता है। आज हम लोग बात करेंगे अगर हम वर्गाकार किसी स्क्वायर के रूप में टेबल पे बैठे होंगे तो हमारा क्रम में क्या परिवर्तन होता है, क्या हमें सावधानियां रखनी होती हैं जो प्रश्न आते हैं। तो उस पर ये हमारा वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे बैठक व्यवस्था और क्रम व्यवस्था संबंधी जो प्रश्न आते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते। यहाँ पे मैंने एक प्रश्न नोट किया हुआ है जो वर्ग संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्गाकार एक मेज मैंने बना दी है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ये ABCD 4 व्यक्ति जो हैं वो एक वर्गाकार मेज पर बैठे हुए हैं। एक मेज है, वर्गाकार है, यह आकृति कुछ भी हो सकती है, मेज हो सकती है, मैदान हो सकता है, अब टेबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिनका मुख केंद्र की ओर है। 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी मैंने कहा था जब हम लोग पंक्तिवार और वृत्तिवार कर रहे थे तो हमें ध्यान देना है कि उनका फेस किधर है। अगर उनका फेस अंदर की तरफ है तो हमारी जो डायरेक्शन होती है, जो हमारा दायां हाथ होता है वो हमारा हमेशा ऐसे होता है, दायां हाथ हमेशा ऐसे होता है। हम अगर चलेंगे कभी, अगर हमारा फेस ऐसे है तो जो हमारा दायां हाथ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और बायां हाथ जो चलेगा हमारा वो क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। बायां हाथ हमारा क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। ये आपको मैंने वृत्ताकार, जब मैंने वृत्ति बैठक व्यवस्था बताई थी तो उसमें चीज़ को बताया गया था। तो इस चीज़ को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, लागू करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर वृत्ताकार की जगह पे अगर वर्गाकार बैठे होंगे तब भी हमारा जो दायां हाथ होगा, जो दायां क्रम होगा वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। आगे देखते हैं। डी का मुख पूर्व की दिशा में। अब सवाल को अगर हम प्लेस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ABCD 4 व्यक्ति हैं तो ABCD 4 हमारे व्यक्ति हो जाएंगे। ABCD ये 4 व्यक्ति हो गए, मेज पर बैठे हुए हैं तो मेज ये हमारी बना दी हमने। इस मेज पे चारों तरफ बैठे हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए का मुख दक्षिण दिशा में। ए का मुख मतलब ए का जो फेस है वो कहाँ है, दक्षिण दिशा में। तो आपको डायरेक्शन ये पता होती है कि ऊपर जो होता है उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। दाएं हाथ तरफ हमारा जो होता है पूर्व होता है और बाएं हाथ तरफ हमारा पश्चिम होता है। तो यहाँ पे आप करेंगे ए का मुख दक्षिण दिशा में, तो फेस हमारा ऐसे होगा। जब मेज पे बैठेंगे तो ए हमारा कहाँ होगा, ये हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ हम बैठेंगे तभी हमारा फेस दक्षिण की दिशा में होगा। आगे बात करते हैं। ये हमारा हो गया। डी का मुख पूर्व की दिशा में। अब पूर्व किधर है, इस तरफ पूर्व हमारा है। जब पूर्व हमारा इस तरफ है तो डी कहाँ बैठ सकता है, डी यहाँ बैठेगा, तभी हमारा इसका मुख कहाँ होगा, पूर्व की दिशा में होगा। तो डी को हम कहाँ प्लेस कर देंगे, डी को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आगे देखते हैं। सी का मुख पश्चिम दिशा में। सी जो है हमारा कहाँ है, पश्चिम में। अब डी के अपोजिट ही सी होगा क्योंकि तभी उसका मुख हमारा क्या हो सकता है, पश्चिम में हो सकता है। तो सी को हमने इसीलिए यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसका मुख कहाँ कर दिया हमने, पश्चिम की तरफ कर दिया। आगे बोलते देखते हैं। यहाँ पे है बी सी के बाईं ओर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो अभी मैंने बताया है दायां और बायां। बी जो है वो सी के बाईं ओर है, तो सी हमारा जब यहाँ पे हो गया और सी का जो बायां होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। जब बायां हम बात कभी करेंगे तो हम कैसे क्रम में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हमारा क्रम सी के क्रम क्या होगा, ऐसे होगा। मतलब सी के जो बायां होगा वो क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए, ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद प्रश्न कहता है कि ए के सामने कौन बैठा है। जब हमारा ये प्लेसमेंट हो गया तब हम देखेंगे ए के सामने हमारा कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर आपसे पूछा जाता कि डी के सामने कौन बैठा हुआ है तब हमारा उत्तर होता सी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना है, एक बार समझना है। डायग्राम अगर आपका बन जाएगा तो निश्चित ही आप बहुत आसानी से सवाल को कर लेंगे। तो ये बैठक व्यवस्था में हमारा तीसरी चीज थी वर्गाकार। अगर हम बैठे हुए हैं तब हमारी पोजीशनिंग कैसे होती है। 2 चीजें ध्यान रखेंगे। पहला, उसका फेस किधर है। दूसरा कि वो उनका क्रम दायां अगर है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, अगर बायां है तो हमारा क्लॉकवाइज होगा। बस इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बिल्कुल फिगर सही बनेगा। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि क्रम व्यवस्था में
जैसे बैठक व्यवस्था हमारा पूरा हो गया, अब क्रम व्यवस्था संबंधित प्रश्न हमारे आते हैं। ये भी उसी का पार्ट है, बट इससे भी संबंधित सवाल आते हैं, बहुत ही सरल होता है ये। तो इसमें प्रश्न अधिकतर आते कैसे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको संख्या दे दी जाएगी कि आगे से इतने लोग हैं, पीछे से इतने लोग हैं, या आगे से उनका क्रम 5वां है, पीछे से क्रम 7वां है, तो कुल कितने लोग होंगे, कुल कितने लोग होंगे। तो कुल संख्या ज्ञात करने का एक टाइप होता है जिसमें कुल संख्या हमें निकालनी होती है। दूसरे तरह के प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, अगर हमें आगे से उसका क्रम पता हो तो उसका पीछे से क्रम क्या होगा। ये सेकेंड टाइप के ऐसे प्रश्न होंगे। तीसरे टाइप के प्रश्न हो सकते हैं कि अगर उनके क्रम आपस में बदल दिए जाते हों, जैसे आगे से उसका क्रम 5वां है, पीछे से किसी अन्य का क्रम 7वां है, और उन दोनों के आपस में क्रम में परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी नई स्थिति क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तीसरा आता है आपका तुलनात्मक से। जैसे तुलनात्मक में है रमेश श्याम से बड़ा है, श्याम मनोज से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, तो वो अब हम लोग इस पे देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में। तो पहले प्रकार का प्रश्न हमारा कुल संख्या ज्ञात करना, तो इसका हम लोग प्रश्न नोट करते हैं पहले। आगे हम लोग देखते हैं टाइप 1 के प्रश्न। जैसे मैंने बताया था क्रम पे हमें कुल संख्या ज्ञात करनी हो सकती है कि किसी क्रम में कुल कितने लोग हैं, या उनका स्थान कौन सा है, आगे से स्थान कौन सा है या पीछे से स्थान कौन सा है। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, इसमें दो चीज़ें यूज़ कर दी है, ऊपर से नीचे या आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। उसका मतलब सिर्फ एक यही होगा कि हमें एक क्रम से दूसरे क्रम पे जाना है। अब यहाँ पे देखते हैं कुल संख्या ज्ञात करना है, तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है कि हमें जब कुल संख्या ज्ञात करनी होगी तो आगे से जो उसका क्रम होगा, आगे से क्रम जो होगा, चाहे आगे से हो या ऊपर से हो, पीछे से क्रम जो होगा, उन दोनों के योग से अगर एक घटा दिया जाएगा, मतलब आगे से और पीछे से दोनों के क्रम को जोड़ के एक घटा दिया जाएगा, तो हमें कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे सवाल को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ये कक्षा 1 है, इसमें श्याम है जो बाएं से, वह भी मैंने कहा था चाहे ऊपर से हो, चाहे नीचे से हो, दाएं से हो या बाएं से, एक ही मतलब है। एक क्रम में वो 17वें स्थान पर है, परंतु दूसरा क्रम क्या है, दाएं से 29वें स्थान पर है। एक क्रम पर वो 17वें स्थान पर है और दूसरे क्रम पर क्या है, वो 29वें स्थान पर है। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब हमें दोनों के क्रम पता हैं तो इन दोनों के क्रम को जोड़ देंगे और उसमें से एक घटा देंगे, तो जो संख्या हमें मिलेगी, यहां मिलेगी हमें 46 - 1। जोड़ने से 46 हुआ, इसमें से एक घटाएंगे हम तो मिलेगा हमारा 45। तो जो आंसर आएगा वही हमारा कुल संख्या होगी। तो हम लोग कुल संख्या इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे कि जब आगे और पीछे का क्रम दिया गया होगा तो उन दोनों को जोड़ देंगे और एक को घटा देंगे। दूसरे तरीके के प्रश्न कुछ इस प्रकार आते हैं कि अगर एक तरफ से क्रम दिया गया होगा, दूसरी तरफ से क्रम आपसे पूछा जाएगा। जैसे हम एक सवाल लेते हैं कि एक नाम लेते हैं कि कोई 49 विद्यार्थी हैं, 49 विद्यार्थी के समूह में, 49 विद्यार्थियों के समूह में राजू नाम है, राजू जो है वो आगे से 15वें स्थान पर है। यहां पे है 15वें स्थान पर है, और हमें क्या ज्ञात करना है कि उसका पीछे से क्रम कौन सा होगा। आगे से 15वें स्थान पर हो तो पीछे से उसका क्रम क्या होगा। अब हमें ये चीज करनी है, अगर उसका 49 क्रम में 49 विद्यार्थियों के समूह में 15वें स्थान पर उसका आगे से क्रम है तो पीछे से स्थान क्या होगा। ठीक इसी फार्मूले का हम उल्टा कर देंगे अगर, तो हमारा क्या निकलेगा, हमें जब दूसरा क्रम निकालना होगा तो कुल में से हम जो स्थान दिया गया है उसको घटा देंगे। जैसे यहाँ पे इसको क्रम दिया था, अगर हमें कुल में से इसको घटा देंगे तो हमें निकल आएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो कुल दिया जाएगा, कुल कितना दिया गया है,
49 में से आगे से क्रम दिया गया है 15वां, तो 15वां को हम क्या करेंगे, घटा देंगे और उस पूरे में एक ये वाला जो पहले घटा रहे थे उसको यहाँ पे हम एक जोड़ देंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 49 से इसको जब घटाएंगे हम तो ये 4 हो जाएगा 34, इसको घटाने से 34 आ जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 35। मतलब 49 विद्यार्थियों में राजू अगर आगे से 15वें स्थान पर है तो वो पीछे से कितने स्थान पर होगा, 35वें स्थान पर होगा। क्यों? क्योंकि 35 और 49 हम जब जोड़ेंगे तो 50 आएगा और 50 से एक जब घटा देंगे तो हमारा 49 विद्यार्थी आ जाएंगे। तो इन दोनों प्रकार के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 के प्रश्न में। यहाँ पे स्थान परिवर्तन होने पे सवाल में क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्थान परिवर्तन पे, कि यदि कोई दो व्यक्ति हो उनके स्थान आपस में बदल जाएं तो आपसे कुल पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कुल। अगर कुल पूछा जाता है तो उसके लिए फार्मूला होगा कि एक व्यक्ति का नया स्थान दूसरे व्यक्ति के पुराने स्थान में अगर जोड़ दिया जाए और कुल से एक घटा दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने लोग थे। दूसरे तरीके का प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि दूसरे का नया स्थान आपसे पूछा जाए जब पहले के नए और पुराने दोनों स्थान दिए गए हों। तो फार्मूला होगा दूसरे का नया स्थान, पहले व्यक्ति का नया और पुराने स्थान में अंतर और दूसरे व्यक्ति के पुराने स्थान का क्रम। मतलब तीन चीजें आपको दी गई होंगी। किसी में जिसका पूछा जाएगा उसका एक क्रम दिया गया होगा, जबकि दूसरे व्यक्ति के दोनों क्रम नया और पुराना अंतर दिया गया होगा। तो सवाल देखते हैं यहाँ पे हम। रमेश का एक रमेश नाम है, रमेश का क्रम ऊपर से 13वां है तथा श्याम का क्रम नीचे से 20वां है। रमेश और श्याम के स्थान में बदल जाते हैं, रमेश और श्याम के जो स्थान है आपस में बदल जाते हैं। रमेश का अब स्थान 21वां हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रमेश का नया स्थान दे दिया गया है, रमेश का पुराना स्थान भी दिया गया था। तो मैंने दो चीजें बताई थी, जिस व्यक्ति का निकालना होता है उसका एक स्थान दिया जाएगा, बाकी के दो स्थान दे दिए जाएंगे। तो जो दो स्थान दिए जाएंगे हम उनका अंतर निकाल लेंगे। तो नए व्यक्ति का क्रम आपको पूछा गया है, तो यहां पे उत्तर कैसे हम निकालेंगे, लिखेंगे श्याम का नया क्रम, इस फार्मूले से हम लगाएंगे। श्याम का जो नया क्रम होगा रमेश के पहले और नए वाले क्रम का अंतर, तो 21 और 13 का अंतर, 21 और 13 का अंतर, 21 से हम 13 को घटा देंगे, जो अंतर आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे हम, श्याम का पुराना वाला क्रम। और श्याम का पुराना क्रम कितना है, 20वां। श्याम का क्रम है 20वां। हल करते हैं, 21 और 13 से करेंगे 8 बचेगा, 8 और 20 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 28वां। इसका मतलब आ गया कि जो श्याम है वो कहाँ है, नीचे से 28वें क्रम पे है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आसानी से आप कर लेंगे। फार्मूला ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बस याद रखना है आपको, क्रम जिसका परिवर्तन हो रहा है उसके दोनों दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, आगे से दिया गया है, पीछे से दिया गया है, दाएं से दिया गया है, बाएं से दिया गया है। आप ये ध्यान रखेंगे, अगर ऊपर से ये है तो ये भी ऊपर से होना चाहिए, अगर ये ऊपर से ये नीचे से है तो ये फार्मूला वहां पे लागू नहीं होगा। ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में हमारे प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं। क्रम व्यवस्था में तुलनात्मक क्रम होता है, उनका क्रम में तुलना की जाती है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। तो इस प्रकार के सवालों को हम भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, गोपाल कृष्ण से छोटा है, मोहन राम से लंबा है। ये सारे स्टेटमेंट होते हैं, इनको हम अलग अलग स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर आपस में उनको जोड़ते हैं और हमारा रिजल्ट निकलता है। जैसे सवाल में कहा गया है गोपाल कृष्ण से छोटा है, तो जो गोपाल है वो कृष्ण से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। पहले कृष्ण बना लेंगे, और कृष्ण क्या है, कृष्ण से छोटा है कौन, गोपाल। तो गोपाल हमारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। एक चीज और करेंगे, पहले नाम हम लोग देख लेते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 हो गए, और श्याम 5 लोग हैं। तो ऐसे हम क्रम भी बना सकते हैं, जैसे एक क्रम हो गया, 2 हो गया,
ठीक है ना। अभी ऐसे हमारे 5 क्रम होने चाहिए। अब एक स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया, जो कृष्ण है वो गोपाल से बड़ा है या गोपाल कृष्ण से छोटा है। मोहन राम से लंबा है। मोहन और राम की कोई अभी बात आगे नहीं है, तो अभी हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। गोपाल मोहन से लंबा है, क्योंकि यहां पे हमारा कोई जस्टिफाई नहीं हो रहा था, इसलिए हम इस स्टेप को अभी रुकेंगे, हम अगले स्टेप को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिलेशन मिलना बहुत जरूरी होता है। अब गोपाल मोहन से लंबा है, अब गोपाल मिल गया हमें यहाँ पे, जो गोपाल क्या है, मोहन से लंबा है, इसका मतलब मोहन इसके बाद में आएगा, मोहन इसके बाद में आएगा, मोहन से लंबा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया। परंतु कृष्ण श्याम से छोटा है, जो कृष्ण है वो क्या है, श्याम से छोटा है। तो इसका मतलब श्याम कहाँ आएंगे, श्याम ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे 4 पॉइंट हो गए, 5वां बिंदु बचा केवल, मोहन राम से लंबा है, जो मोहन है वो राम से लंबा है। तो राम कहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। देखिए हमारे 5 स्टेटमेंट हो गए। अगर क्रम की बात करें तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हमारा कौन निकला यहाँ पे, श्याम। सबसे बड़ा कौन निकला, श्याम। तो आंसर हमारा हो जाएगा श्याम। आंसर क्या हो जाएगा, श्याम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हैं श्याम, कृष्ण, गोपाल और मोहन और राम। ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं मैपिंग के द्वारा करता हूं, आप चाहे तो मैपिंग के द्वारा करिए या ऐसे करिए, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं, लेकिन बड़ा आसान होता है। आप एक बार समझ लीजिए और ऐसे सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये पूरा आपने वीडियो देखा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो